जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। यह कक्षा आपकी इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई जा रही है, जिसमें आज हम सेवेंथ क्लास की हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका दिल्ली के सुल्तान के बारे में आज हमारी क्लास होगी। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और यह कक्षा आपके लिए बहुत खास होगी, क्योंकि हम उन सुल्तानों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने दिल्ली को अपना बनाया और दिल्ली ने उन्हें अपनाया और फिर ठुकराने का भी काम करा, क्योंकि दिल्ली किसी एक की नहीं रही है, दिल्ली में बहुत सारे लोग आए हैं। तो आज हम जो एनसीईआरटी की कक्षा है उसी में हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या कहता है। कहता है 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौमहान, जिन्होंने चाहमान नाम से भी जाना जाता है, यह 12वीं सेंचुरी की अगर बात करते हैं, इन द पीरियड ऑफ अ 12th सेंचुरी, जिसमें हम दिल्ली के चौहानों की बात करेंगे, जिसको चाहमान भी कहा जाता था। इसी के एक शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। हम इसी के बात करते हैं, इन्हीं के एक शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और यह सबसे कुशल शासक, इस चाहमान वंश के सबसे कुशल शासक हुए और इनको यह गौरव भी प्राप्त है कि यह चाहमान जो डायनेस्टी थी उनके सबसे कुशल शासक हुए। और इनका इतिहास आज बच्चे बहुत चाव से पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे कुछ काम ही किए हैं जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है चौमहान, जिसमें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया, यानी कहा तोमरों को अजमेर के चौमहानों। यह अजमेर आप देखते हैं, अजमेर शरीफ इसी के नाम पे है, अजमेर शरीफ, जहाँ लोग मत्था टेकने जाया करते हैं। और यह राजस्थान का जगह है, यह राजस्थान में है और यहीं पहली बार पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी पे बिठाया गया था। राज्याभिषेक यही अजमेर में हुआ था। और जिसको आज हम देखते हैं, यह अजमेर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यही अजमेर से 10 से 12 किलोमीटर, ये ज़्यादा दूरी नहीं, 10 से 12 किलोमीटर पर आपको पुष्कर का मंदिर मिलेगा, जो पूरे भारत में केवल एक ही ब्रह्मा जी की मंदिर है। वहाँ पे पुष्कर की मंदिर आप देखते हैं। और यहाँ पे जब आप जाइएगा, यहीं पे एक सीरियल का भी शूटिंग हुआ था, दिया और बाती का, ठीक है, यहीं पे हुआ था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद कहता है, उसके बाद कि परास्त किया और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए अगर हम बात करते हैं चाहमान, और यही जो उसको हराने का काम करा, इसके बाद यहाँ पे यह कॉमर्शियल एक्टिविटी का यहाँ पे सेंटर के रूप में आपको देखने को मिलता है, जिसमें यह कहता है कि हमने देखा था कि इन्होंने तोमरों को, तोमर ये सब जितने थे अफगान वगैरह, ये सब आके शासन कर रहे थे, तो इन्होंने किसको परास्त किया? तोमर को किया, ठीक है। तो तोमरों लिख लीजिए, है कि तोमर में एगो थोड़े होगा, बहुत लोग मिल गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। फिर कहा दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे। और यह इस समय अगर बात करते हैं तो जो दिल्ली आप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में यहाँ पे बहुत सारे जैन व्यापारी होते थे। और एक चीज और बता दूं, लगभग 750 के आसपास दिल्ली को ढिल्लिका कहा जाता था, ढिल्लिका के नाम से कहा जाता था, नोट डाउन कर लीजिएगा। 750 के आसपास दिल्ली को ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था। फिर कहता है कि सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे और जिन्होंने अनेक मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले गए, जो काफी प्रचलन में थे, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ क्वाइन भी देहली वाल के नाम से, देहली
बाल के नाम से यहाँ सिक्के भी ढाले गए। ठीक है, यह सिक्का था, याद कर लीजिएगा। यही मेन होता है कि इन शासकों के समय क्या, तो देहलीवाल नाम से एक सिक्का डाला गया, यह दिल्ली के नाम पर, और दिल्ली को 750 में ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद इसी चीज को कहा द 20th सेंचुरी बाय द चौहान्स, इसी को चौहान्स ऑल्सो रिफर्ड टू एज चामहान वॉज द अजमेर। उसके बाद कहता है It was wondered that the Tomars and the Chauhans that the Delhi becomes an important commercial center. फिर कहा many rich Jain merchants lived in the cities of the constructed several temples. Coins minted her called Delhiwal had a right circulation. ठीक है, इसी चीज को देहलीवाल भी देहलीवाल समझ में आ रहा है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए फिर देखिए क्या कहता है। वहां इस सुल्तान ने अनेक नगर बसाए और सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया। जो सुल्तानों द्वारा दिल्ली में बहुत सारे आपने देखा कि नगर बसाए गए, शहर बसाए गए। उसी चीज में हम अगर चर्चा करते हैं तो कहता है कि दिल्ली एक उन्ना सिरी और शाहजहां, उसके बाद जहां नाहे को पहचानिए, यह दिल्ली कुन्हा भी बसाया गया था। आगे चर्चा करते हैं, जिसको दिल्ली कुन्हा कहते हैं। दिल्ली कुन्हा कहते हैं, दिल्ली कुन्हा कहते हैं। आगे कहता है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा होती है, तो बहुत सारे यात्रियों के वृत्तांत द्वारा और बहुत सारे ऐसे जो टैबलेट्स वगैरह पर लिखे हुए थे उनके द्वारा हमें दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानने की, जो जान सकते हैं हम, उनसे हमने जानने की कोशिश की। चलिए, हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से उसके बाद काफी सूचना मिलती है, और मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास यानी इतिहास, तारीख एक वचन, तारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी लिखे गए थे। ध्यान दीजिएगा, यह जो आप जो सुल्तान है, सुल्तानों के काल में जो प्रशासन होती है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वह आप देखते हैं कि फारसी थी। वह लैंग्वेज कैसी थी? फारसी थी, क्योंकि वह ज्यादातर फारसी आप बात करते हैं तो यह फारस के खाड़ी की तरफ से आए हुए लोग थे, इसलिए वहां की भाषा फारसी के तौर पर जानी जाती थी। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद क्या कहता है, उसी चीज को फिर आगे कहा कि फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। चलिए ठीक है, इसी में देखा सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। उस युग के इतिहासकार यानी जिन्ह ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों में और बहुत शक्तिशाली थी, और इतिहास गवाह है कि जो अपने भाइयों में वह सही में सबसे कर्मठ हुआ करती थी। और रजिया सुल्तान मुस्लिम में ऐसी पहली शासिका थी जो दिल्ली में उस समय 1236 से लेकर के 1240 तक वह राजगद्दी पर बैठी और बहुत अच्छा काम भी करा, लेकिन उनके भाइयों द्वारा उनको फिर हटा दिया गया। जालसाजी के द्वारा उसको फिर अपने सिंहासन को छोड़ना पड़ा। ठीक है, रजिया सुल्तान। आगे देखिएगा, फिर इसी चीज को कहा इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, और यह इल्तुतमिश की डॉटर थी, लिख लीजिएगा, यह डॉटर ऑफ इल्तुतमिश डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, यानी यह इल्तुतमिश की बेटी थी जो 1236 से लेकर के 1236 टू 1240 इन दिल्ली सल्तनत को इन्होंने चलाने का काम करा था।
उसी चीज को कहा आगे, डॉटर्स रजिया बिकम्स सुल्तान, द उसके chroniclers of this the age, और मिहान इन सिराज recognized that she was more able and qualified than her brothers, so अपने ब्रदर से ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, देखिएगा सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, जो बात हमने कहा। फिर उसी चीज को अब रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज क्या कहते हैं, और मिनहाज ए सिराज ने ही उनके बारे में लिखने का काम किया था। तो मिनहाज और सिराज क्या कहते हैं, जो सिराज थे वह क्या कहते हैं, तो सिराज के विचार थे, कहता है आधुनिक आंध्र प्रदेश, यानी जो आज का जो आधुनिक वर्तमान का आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है ना जी भारत में नीचे की ओर, या आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं। ठीक है, यह जो आंध्र प्रदेश है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के बोरंगल क्षेत्र के में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, आप ध्यान दीजिएगा, बाहुबली आपने देखा है, वेरी गुड, देख लिया तो अच्छी बात। तो रुद्रमा देवी यही काकतीय साम्राज्य की शासिका हुआ करती थी, जिनके बेटे बाहुबली हुआ करते थे। तो उन समय ईवी शासन में थी, तो रुद्रमा देवी का भी शासन था 1262 से लेकर के 1809, या रुद्रमा देवी जो काकतीय साम्राज्य की यह महारानी थी। और इस चीज से पता चलता है, ध्यान दीजिए, इस चीज से पता चलता है कि उस समय मातृत्व सत्ता को स्वीकार किया जाता था इन राज्यों में, यानी महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा ताकतवर माना जाता था। इसीलिए आपने देखा था कि जो बाहुबली थी उसमें पुरुष बस जो लंगड़ा था ना, वो बेहुदा, वो किस तरह से कहता था कि मेरे बेटे को बना दो, मेरे बेटे को बना दो, लेकिन ऐसा ही हुआ। फिर आगे चल के बाद में इसी कारण बाहुबली को मरना पड़ता है, फिर बाहुबली का बेटा पैदा होता है जो उसका बदला लेता है। तो फिल्म है, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही कुछ, अगर मूवी वगैरह भी बनती है तो जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे संबंधित होती है। ठीक है, आगे देखना फिर क्या कहता है। उसके बाद सन 1236 हमने देख लिया। तो आधुनिक आंध्र प्रदेश बोरंगल जगह था, बोरंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय राज्य था। यहां बोरंगल लिख लेना, बोरंगल जगह था। ठीक है, रुद्रमा देवी शासिका थी। व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल उसके बाद विपरीत था, और रजिया का व्यवहार इनके व्यवहार में बहुत ज्यादा अलग था, विपरीत था। What Minhaj Siraj thought about Rajia, this was in the contrast of the Queen Rudrama Devi 1262 to 1289 of the Kakatiya dynasty was the Warangal part of modern Andhra Pradesh. Warangal parts of modern Andhra Pradesh. Rudrama Devi changed her home on her inspirations and उसके बाद pretended she was a man. ठीक है, उसके बाद रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, और एक और महिला शासिका थी कश्मीर की रानी दिद्दा। नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छा नाम है। एक अब हम बात करते हैं जो कश्मीर की रानी जिसका था दिद्दा, यह 980 से लेकर के 1003 तक शासन में रही, तकरीबन 23 साल। और इससे पता चलता है कि महिलाओं की शासन होती थी, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वह शासन नहीं चला पाए। देखिएगा रुद्रमा देवी का भी शासन अगर देखिएगा तो दोनों के बीच में 89 में से 62 माइनस कर दीजिए तो 7 और इधर 1, मोटा मोटी आपको देखने का क्या मन करता है यहाँ पे 27 साल इनका लंबा समय था, क्योंकि रजिया का 4 साल के लिए रजिया सुल्तान ने शासन किया। और फिर यह आती है दिद्दा दीदी को, देखते हैं दिद्दा दीदी ने शासन का काम 23 साल किया। तो यह थोड़े अलग अलग विपरीत है, लेकिन इन दोनों में एक कोइंसिडेंस है कि यह दोनों अगर बात कीजिएगा तो हिंदू शासिका तौर पे देखी जाती हैं, लेकिन यह एक जो रजिया सुल्तान थी
यह पहली मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत को चलाने का काम करा। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? चलिए ओके। तो उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन निकला और जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। यह दिद्दा दीदी से निकली हुई है। जैसे हम किसी को बड़ी बहन कहते हैं, दीदी, आपा, या इस तरह से कहते हैं, आपी, आपा, जो भी कहते हैं, तो यह एक बड़ी बहन से निकला हुआ नाम है जिसको जनता ने उनको दिद्दा कह करके बोला। आगे देखिए फिर क्या कहा, उसी चीज को कहा, अनदर क्वींस दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर, और यह कश्मीर की थी, याद रखिएगा, कश्मीर की थी, इधर उधर मत समझिएगा। वही कश्मीर जो आज जन्नत है, जिसपे लाखों आतंकवादी हमले होते रहते हैं और लाखों लोग मरते रहते हैं, झूठा धर्म का आडंबर बना करके लोग एक दूसरे को मारने का काम करते हैं, जिसको हमने दिद्दा कहा, DIDDA, दिद्दा। ठीक है, ruled in the Kashmir 980 to 1003. Her title of the instructings, it comes from Didi or elder sister, Didi or elder sister, and obviously उसके बाद affectionate term given to a loved ruled by her subjects. Clear? आगे देखिए फिर कहता है दिल्ली सुल्तान का विस्तार गैरिसियन शहर के से साम्राज्य तक बारे में, यानी गैरिसन टाउन टू एम्पायर, यानी टाउन टू एम्पायर। इसमें क्या कहता है 13वीं शताब्दी यानी 13th सेंचुरी की घटना, ध्यान दीजिएगा, 13th सेंचुरी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसिनो यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां, गैरिसिनो का मतलब होता है, इसको लिखते हैं, देखिएगा, गैरिसनो मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां यानी सैनिकों की टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी के निवास के लिए बने मजबूत किले शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, और शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार कर ही निर्भर रहना पड़ता। उनको अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे, और इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुई थी, और इसका स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य काल में हुआ। कहने का मतलब कि जैसे आप शासन चला रहे हैं, ठीक है, सल्तनत काल की, जैसे लगा कि यह शासक कमजोर हो रहा है, दूसरा उस पर से हावी बोल देता था। अफगानिस्तान से यह चुनौती बार बार मिला करती थी। जब आप देखते हैं कि खिलजी वगैरह, गोरी वगैरह, यह सब तो उधर से ही आते थे ना, ये सारे उधर से आते थे, अपने नंगा निचोड़ते थे वहां पे, यहाँ पे आकर के पूरा ले जा करके अपने राज्य को विस्तार करने का काम करते थे। दिल्ली ऑथोरिटीज वाज आल्सो चेंज्ड बाय Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultanate weakness. The Sultanate barely survived these challenges. It consolidations occurring during the reign of Gayasuddin Balban and further expansion under अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनके काल में ऐसा देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी। जो दिल्ली सल्तनत थी वहां शुरू में सेनाएं कमजोर हुआ करती थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, और उन्होंने बहुत लंबे अरसे से जो चले आ रहे सैन्य टुकड़ी जो कमजोर हुआ करती थी उनको मजबूती में लाने का काम करे। ठीक है,
देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन्स रेन, देखिएगा शब्द है REIGN, इसको क्या बोलते हैं? रेन। और रेन का मतलब होता है शासन, लिख लीजिएगा, रेन का मतलब शासन होता है। इन उसके बाद कहा बिगनिंग्स द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड marched across a large parts of the subordinates, ठीक है। देखिए कहा इनके शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। दे हैड defeated rival armies and siege cities, ठीक है। आगे देखिए कहता है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुतुब अल इस्लाम मस्जिद, यह कुतुब अल इस्लाम मस्जिद की अगर बात करते हैं, कुबत अल इस्लाम मस्जिद है तथा उसकी मीनारे, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है और इतिहास में इस शहर को दिल्ली कुन्हा यानी पुराना शहर कहा जाता है। इस शहर को दिल्ली कुन्हा ओल्ड सिटी कहा जाता है। और खिलजी ने और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। यह जिसमें हमने देखा अ मीनार वॉज बिल्ड बाय द 2 सल्तनत्स, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक दूसरा, इल्तुतमिश, और फिर हमने देखा था फिर जिसमें उसके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के नाम पर यह जाना जाता है। उसी चीज को आगे कहा बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, जो बेगमपुरी मस्जिद थी यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसी नई राजधानी जहां पनाह यानी विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। यह मोहम्मद तुगलक अगर बात करते हैं तुगलक के समय अगर बात करते हैं बेगमपुरी मस्जिद बनाई गई थी, बेगमपुरी मस्जिद बनाई गई थी। कहता है बेगमपुरी मॉस्क्यू बिल्ड इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक, रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक वॉज द मेन मॉस्क्यू ऑफ जहां उसके बहाना पनाह द सेंचुरीज ऑफ द वर्ल्ड इज अ न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली। उनकी न्यू कैपिटल कौन सी थी? दिल्ली थी, ठीक है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है मस्जिद के बारे में। यह अरबी शब्द है, जो मस्जिद है ना जिसको मॉस्क्यू कहते हैं वह अरबी शब्द है मस्जिद। यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में ज्यादा यानी ज्यादा सजदा जिसको कहते हैं, सजदा ज्यादा घुटने पर माथा टेक कर करते हैं। और जमा मस्जिद या मस्जिद अजामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। और आप मक्का मदीना में देखते हैं यह। अच्छा, जो एक बात बताइए, या जो मुस्लिम धर्म में जो नमाज जो किया जाता है किस दिशा में घूम करके किया जाता है?
जमा मस्जिद जो हमने कहा कि मुस्लिम धर्म में जो नमाज होती है वह उत्तर दिशा में घूम करके नमाज पढ़ी जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ मक्का मदीना वह उत्तर दिशा में पड़ता है, इसीलिए जो लोग होते हैं वह उत्तर दिशा में घूम करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, पता था? चलिए आगे देखिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, जिसमें कहता है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर। जो तुगलक और खिलजी थे उनके बीच में जो प्रशासन वगैरह थी उनके बारे में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों के सूबेदार नियुक्त करते थे। अगर बात करते हैं इल्तुतमिश यह गुलामों पर ज्यादा भरोसा करते थे और इनके जो सूबेदार वगैरह नियुक्त किए जाते थे वह इनके गुलाम होते थे जिनको इन्होंने खरीद लिया होता था। गुलाम का मतलब वैसे व्यक्ति जिसको किसी मालिक द्वारा खरीद करके अपने यहाँ रखा जाए और अपने काम काज में सहभागी बनाया जाए और उसे सारे काम करवाया जाए, उसी को गुलाम कहने का काम करते हैं। ठीक है, कभी कभी मम्मी को देखी होगी कि अगर किसी दूसरे का काम लगातार, तुम उसका गुलाम हो क्या, उसका नौकर हो, उसका काम, तो कहने का मतलब है उसी चीज का। वैसे व्यक्ति जो दूसरे के द्वारा अधिकृत हो और जिसके अधिकार क्षेत्र में हो उसी को हम लोग गुलाम कहने का काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो अपने विशेष यानी गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे और इन गुलामों को फारसी में बदगाह कहा जाता था। जो गुलाम होते थे इन गुलामों को फारसी शब्द है इसको बंदगाह कहा जाता था, क्योंकि वह बंधक के तौर पर होते थे, बंदगाह कहा जाता था। और तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और इनको जो बंदगाह होते थे इनको सैनिक, क्योंकि हर राजकाज की अपनी सेना होती है तो उन सेना के लिए इनको खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। और वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे, क्योंकि डिपेंडेंसी दोनों की एक दूसरे पर हो सकती थी। ठीक है, तो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? बलवन को कहा जाता है। बलवन को गुलामों को गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन साहब ने एक गुलाम खरीदा और उस गुलाम ने बलवन को खरीदा और फिर उसने शासन चलाया, इसी को गुलामों का गुलाम, मतलब एक गुलाम खरीदाया और उस गुलाम के द्वारा दूसरे गुलाम को खरीदा गया, तो उसी को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, जिसका नाम है बलवन। आगे देखिए, आगे कहता है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशंस अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। ठीक है, जिसमें हमने देखा rather than appointing aristocrats and lunch chieftains as a governor, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, formed their special slaves. Slaves का मतलब वही गुलाम, दास को बोलते हैं। ठीक है, slaves को तो लिख लो जरा, ऐसे करोगे भैया। जो गुलाम होते थे उनको स्लेव्स हम लोग बोलते थे, स्लेव्स बोलते थे। ठीक है, तो उसी चीज को स्पेशली इल्तुतमिश favored their special slaves purchased for the military services called बंदगाह, जिसको हमने देखा बंदगान। ठीक है, कहा इज द पर्शियन, या पर्शियन लैंग्वेज है, याद रखिएगा पर्शियन लैंग्वेज है। दे वर केयरफुली trained to man some of the most important political offices in the kingdom.
सिंस दे वर टोटली डिपेंडिंग अपॉन देयर मास्टर। मास्टर का मतलब मालिक होता है, यहाँ पे टीचर मत समझना, MASTER, मास्टर मतलब मालिक होता है, ठीक है। उसके बाद मास्टर, दिस सल्तनत कॉल्ड ट्रस्ट एंड रेडी अपॉन देम, ठीक है, रेली अपॉन देम, ठीक है। आगे कहा खिलजी तथा तुगलक, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते थे, और खिलजी तुगलक दोनों इस बंदगाह गुलामों का, तो हमने खिलजी तथा तुगलक, तो इसमें दोनों करते थे, तो खिलजी और प्लस तुगलक यह दोनों बंदगाह का इस्तेमाल करते थे, यानी गुलामों को खरीदते थे, ठीक है। आगे देखिए, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे, जो लोग उन पर जुड़े होते थे उनसे, और जो आश्रित होते थे। आगे देखिएगा, द खिलजीज एंड द तुगलक्स कंटिन्यूज टू यूज बंदगान एंड ऑल्सो राइज्ड पीपल्स ऑफ हम्बल बर्थ who were often their clients to high political position। आगे देखिएगा, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं होते थे। जैसे ये जो बंदगाह हो गया, मान के चलिए सपोर्ट दैट क्या कहा कि यह अपने मालिक इल्तुतमिश के प्रति यह गुलाम वफादार है, लॉयल जिसको वफादार बोलते हैं, लेकिन एक बचवा जो होगा ना, ये बच्चा का खुतिया नहीं धारने रहेगा, इसका ठिका नहीं लिए हुए है, इसके प्रति यह वफादारी सिद्ध करने की इसकी कोई तार्किकता नहीं है, और इसके प्रति वफादार रहेगा कि नहीं वो इसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा। गुलाम का कि बाप खरीदा था ना, बेटवा नहीं ना खरीदा है, तो इसीलिए, ठीक है। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं होते थे, ठीक है। आगे इसी चीज को कहा, स्लेव्स एंड सिटीज वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड उसके बाद पोट्रॉन्स, क्या लिखी है, पोट्रॉन्स लिखी है, पोट्रॉन्स बट नॉट टू देयर्स, ठीक है। आगे देखिए, कहता है पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। कौन किया? जिसमें खिलजी और तुगलक द्वारा किया गया। आगे देखिएगा, फिर कहता है कि इलाके यानी इक्ता कहलाते थे, जो कहने का मतलब जो सूबेदार वगैरह को नियुक्त करते थे, नियुक्त किया जाता था जहां सूबेदार नियुक्त होते थे, ठीक है। जहां सूबेदार नियुक्त होते थे, सूबेदार नियुक्त जिन इलाकों में होते थे उन्हें हम लोग इक्ता कहते थे, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति होते थे, और इलाकों को क्या कहते थे? इक्ता। और इक्तादार कौन होते थे? इक्तादार होते थे जो इनकी देखरेख करते थे, और या इसको मुक्ति के नाम से भी जानते थे। यही सब नाम इनके हैं, और नाम याद रखिएगा कि भविष्य में काम आएगा, इसलिए आज नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी जो सूबेदार, आपने देखा कि गुलामों को सूबेदार वगैरह का पोस्ट दिया जाता था, और जो पोस्ट दिया गया उसको सूबेदार कहें, और सूबेदार जो नियुक्त होते थे जिन इलाकों में, उन इलाकों को इक्ता कहा गया, और इक्तेदार, इक्ता की जो रक्षा करता था उसको इक्तेदार या मुक्ति कहा गया। इसी चीज को कहा, लाइक द अर्लियर सल्तनत द खिलजीज एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एंड गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज, और यही सूबेदार को गवर्नर कहा जाता था, इंग्लिश में GOVERNORS, गवर्नर्स कहा जाता था। और इनका क्या कहा जाता था? टेरिटरीज यानी सूबेदार, टेरिटरीज ऑफ varying size. These land were called इक्ता and their holder was the इक्तादार, और उसके बाद मुक्ति हमने कहा MUQTIS, यही कहा, ध्यान दीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, कंटिन्यू। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और जमींदार
को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के बाध्य कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व को निर्धारित और वसूल के कार्य राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था ना, उसने जमीन पर बहुत ज्यादा सुधार किया, लैंड रिफॉर्म करने का काम उसने बहुत ज्यादा किया और जिसके कारण से वह टैक्सेशन वगैरह वहां से जो भूमि पर जो जमींदार होते थे उनसे सब कुछ उगाही करने लगा, वसूल करने लगा। एट द दिल्ली सल्तनत बोर्ड्स ऑफ द, उसके बाद hinterlands on the cities under their control, they forced the landed chieftains, the सामंत, एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स, जो कि अमीर होते थे, धनी होते थे, टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी अंडर अलाउद्दीन खिलजी। द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शंस ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ऑन कंट्रोल। और उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने दिल्ली सल्तनत ने उसको अपने लैंड कलेक्शन जो होता था उसको अपने अंडर में ले लिया, पहले वो अंडर में नहीं था। चलिए आगे देखिए, उस समय 3 तरह के कर हुआ करते थे, लिख लीजिएगा, जो टैक्सेशन है इसको लिख लीजिएगा, 3 तरह के हुआ कर सकते। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, 3 तरह के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। जो टैक्स थी यह 3 प्रकार की थी, 3 प्रकार की, जिसमें कहा कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, खराज कहा जाता था, यह कृषि पर थी जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% लगता था, और यह है किसान की उपज का 50% लगता था। ठीक है, मतलब जो कृषि कर रहे हैं, जो किसान अपने खेतों में, मान के चलो 1 एकड़ में किसी चीज को उपजा रहे हैं, 1 एकड़ में वह गेहूं की फसल उपजा, तो 1 एकड़ में आधा एकड़ उनको दे देना पड़ता था, जो सुल्तान होते थे उनको दे देना पड़ता था। तो यह कैसे था, 1/2 में यह टैक्सेशन दिया जाता था। ठीक है, लिख लेना आगे जाकर के। उसके बाद दूसरा है मवेशियों पर, और दूसरा है मवेशियों पर, और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं घरों पर भी टैक्स लगता था, जो घर बनाते थे। कहा देयर वर द 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड, ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड खराज, कॉल्ड खराज, called the kharaj, and amounting to about 50% of the peasants' produce, ठीक है बेटे। दूसरा ऑन कैटल एंड थर्ड में ऑन हाउसेज। ठीक है, इतना या 3 तरह की टैक्सेशन होती थी, इन सबको याद कर जाना। ठीक है, आगे उसके बाद कहता है बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था, यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेवाएं अक्षम थी। मतलब वहां बैठ नहीं सकते थे सुल्तान, वहां गंगा की आबादी, जैसे कि आप झारखंड वाले क्षेत्र में कहते थे, तो वहां मुंडा, संथा, यह सब जनजाति थी, ट्राइब थी, जहां उनका पहुंच संभव नहीं हो पाया था। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा दिया और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे,
पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाती थी। मतलब जैसे वह शासक छोड़ थोड़े गए, कमजोर पड़े, फिर वो चढ़ जाता था। पहले क्या था कि जब तक स्ट्रॉन्ग आपकी कैपेसिटी बची हुई है तब तक वह थे, उसके बाद फिर चढ़ जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी और वगैरह इन लोगों ने ज्यादा समय तक अपनी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, खिलजी और तुगलक ज्यादा समय तक इन क्षेत्रों पर, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, गंगा का मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा झारखंड वगैरह, जो झारखंड या बंगाल वगैरह जो क्षेत्र देखते हैं उधर पेड़ पौधा बहुत होता था। तो पहले तो आपको पता था कि सब एक ही था। तो गंगा जहां तक जाती थी वहां तक जो क्षेत्र होते थे घने जंगल पानी वगैरह की वजह से होते थे, तो वहां पे इनकी पहुंच अच्छी नहीं पकड़ पाती थी, पैठ नहीं हो पाती थी। और दूसरे फिर जो सरदार स्थानीय लोकल होते थे वे उस पर अपना कब्जा फिर जमा लेते थे, अपने अधिकार क्षेत्र में उसको अपने ऑथोरिटी में ले लेते थे। ठीक है, दैट सल्तनत फोर्स कुड नॉट, उसके बाद पेंट्रेट लोकल chief trains established their rule in these regions. Sometimes rulers like उसके बाद क्या था, अलाउद्दीन खिलजी and मोहम्मद तुगलक called forth their control in these areas, called for their control in their areas then उसके, but only for a short duration, not for a long duration, short duration. Got it? Okay, continue. चलिए देखिएगा दोनों के बीच में क्या था। अब दोनों के बीच में हम थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं, और यह तुलनात्मक अध्ययन अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश है। देखो इसमें हम खिलजी और तुगलक के बीच के दोनों का इसमें अध्ययन देखते हैं, जिसमें क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच की क्या है। कहता है कि दिल्ली पर 2 बार हमले हुए 1299 से और 1300 में, और 1302 से लेकर के 1303, इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना का निर्माण करवाया। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ, जो दिल्ली थी, ध्यान दीजिएगा माय डियर, दिल्ली देखते हैं। 2 शासक हम अपने सामने अभी देखते हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा देखते हैं मोहम्मद तुगलक। ठीक है, ये 2 नाम हम देखते हैं, दोनों नाम को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, इसके जो दिल्ली पर थी, दिल्ली पर हमला हुआ 2 बार हुआ, 2 बार हुआ इनके समय में। एक हुआ 1299 से 1300 तक, और दूसरा हमला क्या हुआ 1302 से लेकर के 1303 तक। यह ध्यान रखिएगा, इनके काल का मैं बता रहा हूं, दूसरे किसी के, इनके काल का भी तुगलक साहब का नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, जॉली एलएलबी वाले तुगलक समझ रखा है क्या, तो उनके चक्कर में रात भर जज साहब बैठ जाते हैं, वही आप मत समझना। ठीक है, आगे देखना। उसके बाद कहता है इनका सामान्य कार्य, इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल, तब यह सेना से निपटने के लिए चाचा खिलजी ने क्या करा, चाचा खिलजी ने एक आर्म फोर्सेज बनाई, जिसने इन्होंने क्या कहा, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई। ठीक है, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने बना ली। आगे देखिएगा, उसी जगह पर मोहम्मद तुगलक के शासन काल में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, यानी शुरू में हमला हुआ इनके सामने भी, शुरू में हमला हुआ, शुरू में इनके साल में भी हमला हुआ। तो कहता है इसमें मंगोल सेना परास्त हो गई और इन्होंने मंगोल सेना को हराया, मंगोल सेना परास्त हो गई, और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सिनिया पर आक्रमण की योजना बना ली। इसने इनकी सैनिक जो थी सशक्त थी और थोड़े स्ट्रांग थी, जिसके कारण से इन्होंने ज्यादा खुशी में आकर के ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला की बात कर दी। आगे देखिए फिर क्या होता है, फिर
फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गेरिसीन शहर बनाया। इन्होंने जो आर्म थी इनके लिए एक शहर बनाया जिसका नाम क्या था, सीरी नाम बनाया। फॉर हिज सोल्डर, यह शहर था, सिटी था अपने सैनिकों के लिए। अब इन्होंने एक सिटी का निर्माण करवाया जिसका नाम था सीरी। और उसी के विपरीत उसके बाद नया गैरसीन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एकुन्हा को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बनाने का काम करा। तो ई बेहुदा ने वहां के रहने वाले लोगों से गैरसीन शहर बनाने के स्थान पर, ठीक है, इन्होंने क्या करा, पुराने शहर दिल्ली और कोन्हा को यहाँ के लोगों को खाली करवा करके सैनिक छावनी बनवाने का काम करा। आगे देखिएगा। अब उसके बाद हम आते हैं खिलजी साहब में, चाचा खिलजी में। सैनिक के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच का भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया गया और किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, पीजेंट से जो टैक्स के तौर पर 50% उगाही करने लगे। जो गंगा द्वाब क्षेत्र था जहां फसल अच्छी फर्टाइल होती थी, वहां से सैनिकों के पेट भरने के लिए यहां से 50% इन्होंने लेना शुरू कर दिया टैक्स के रूप में, ठीक है, खिलजी चाचा ने। आगे देखिएगा। उसी जगह पर इन्होंने क्या कहा, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिक की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। तो इनके समय में जो टैक्स के साथ अनाज भी वसूली था, जिसके कारण क्या हुआ, कारण हुआ अकाल का सामना करना पड़ा। जब अकाल हुई तो लाखों लोग ऐसे भी मर जाएंगे ना, ड्राई सूखा पड़ गया, लोग मरने लगे। आगे देखिएगा फिर क्या होता है। चलिए, अब ई बाबू साहब क्या करते हैं, खिलजी चचा हमारे सैनिकों को वेतन भी देना होता था और अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन तय किया। तो यह जो अलाउद्दीन चाचा थे नगद वेतन शुरू किए किसके लिए, आर्मीज के लिए नगद वेतन शुरू किए। इक्ता के स्थान पर, याद रखिएगा, इक्ता के स्थान पर। इक्ता भी पता था कि एक तरह का टैक्स हुआ करता था, बताया था ना भी, इक्ता एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था। तो उसके स्थान पर इन्होंने सैनिक को दंड देना शुरू कर दिया, मतलब पैसा देना शुरू कर दिया। चलिए, और सैनिक अपना आवश्यक उसके बाद सामान्य दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतें का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों पर उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी मिलती थी। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो ट्रेड थी उस पे नियंत्रण स्थापित किया, रेगुलेशन रूल बना करके उनको रोकने का काम करा कि जो चीजों की दाम न बढ़ जाए, क्योंकि सैनिक को पैसा मिलता था, वस्तु खरीदता था, तो उस पे दाम न बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने इसका देख रेख करने का भी काम करा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, ई चचा पे आते हैं। ई चचा ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देने लगा। इहो खुश होके नगद देवे लगल भाई, इहो नगद वेतन देवे लगल। नगद वेतन मतलब पैसा आएगा तो इच्छा बढ़ेगा, जब इच्छा बढ़ेगा तो इन्होंने चीजों को इधर उधर से खूब मारने लगा। आगे देखिएगा,
अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, और लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। और ये सिक्के धातु बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर के सस्ती धातु के। उसके बाद यह सोने चांदी, देखो इन्होंने सिक्के का भी निर्माण करवा दिया, सिक्का का निर्माण करवा दिया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सिक्का का निर्माण करवा दिया। और सिक्का का निर्माण क्यों करवाया, लेकिन इन्होंने, याद कीजिएगा, इन्होंने ट्रेड पर नियंत्रण नहीं किया, ट्रेड पर जो रेगुलेशन होता है नियंत्रण नहीं किया बेटा, याद रखना। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इन्होंने ट्रेड पर नियंत्रण किया, इन्होंने ट्रेड पर नियंत्रण, नगद वेतन दोनों ने साल चालू किया, इन्होंने ट्रेड पे लगाम लगाया, नाथ लगा दिया। गांव मवेशियों को लगता है ना नाथ, खींचने पर पीछे भागता है घोड़ा की तरह, उसी तरह से इन्होंने ट्रेड पर नाथ नहीं लगाया, यानी लगाम नहीं लगाया। लेकिन एक चीज क्या हुआ कि इन्होंने नए नए जो सस्ते धातु वाले जो मुद्रे होते थे, इन्होंने उसका निर्माण करना शुरू कर दिया, और इन्होंने सिक्के वगैरह, फिर कागज के छपे मुद्रे वगैरह इन्होंने चलाने का काम किया। ध्यान से देखिएगा, फिर आगे क्या पढ़ते हैं। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे, और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की, और मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक समाधान ढूंढा। अब मोहम्मद तुगलक बाबा में आते हैं। अब तुगलक बाबा क्या करे, कहा द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहतर असफल रहे। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका था यह बेकार रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इसका बेकार रहा, और प्रशासनिक कदम उसके बाद बेहद असफल रहे, और कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। और तब उसने उसके बाद तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, और अपना विशाल सेना को भंग कर दिया। और इस बीच अपने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे, उसने कई परेशानियां पैदा हो गई, और दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे, और करों में वृद्धि, जो करों में थी वह वृद्धि हो गई। आप देखते हैं यह सारे, यहाँ टैक्सेशन में यहाँ क्या थी, जो टैक्स थी इसमें वृद्धि हो गई, और लोगों को यह दौलताबाद ले गए। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद थोड़ा इसमें है, इसमें गंगा यमुना और दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई, और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। जो यहाँ टोकन मुद्रा थी, तुगलक चाचा ने टोकन मुद्रा को वापस लेना पड़ गया इनको। ठीक है, आगे देखिएगा। 15वीं तथा 16वीं सदी, 2 मिनट का समय दीजिए हमको। फिर देखा, इतना तक तो हमने दोनों के बीच में, चचा बाबा के बीच में तुलना देख लिया। अब देखते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली का शासन चलता रहा, और दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। और उसके बाद तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, और उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसकी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे, उनके शासक भी उभरे थे। उसके बाद शेर शाह सूर, यह सारी घटना हमने देख लिया। और 1526 के बाद आप देखते हैं कि मुगल काल आपके अस्तित्व में आते हैं। मुगल काल जो चला 1526 से लेकर के 1707 तक, यह मुगल सत्ता खूब फली फूली। उसी के बीच में 5 साल से 15 साल के लिए एक शासक आता है जिसका नाम होता है शेर शाह, और उसने एक ऐसे सुधार किए
रेवेन्यू वगैरह के ऊपर, फिर अपने प्रशासन के ऊपर, रोड वगैरह का निर्माण करवा के शेर शाह ने 1540 में मुगल को एक बार पराजित उन्हीं के हाथों से मिलती है 1540 में हुमायूं को, और फिर वह अपनी सत्ता सही से चला पाते हैं। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही था और यह कक्षा आपकी समाप्त होती है। अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।